सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जेड डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर बीस्ट गॉड को रोकने के लिए यहाँ पर दाओजोन ने अपनी एंशिएंट ज़ूशियन स्वॉर्ड का यूज किया था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे उसे इसकी फुल स्ट्रेंथ पर यूज नहीं कर पाता और वो ऑलमोस्ट मौत के कगार पे पहुंच जाता है। और तभी हम ज़ाओफेन को देखते हैं जहां पर वो अपने पर्सनल ग्रज को साइड में रखते हुए दाओजोन की हेल्प करने के लिए इसके पीठ पीछे उसकी मदद करता है ताकि वो बीस्ट टाइड को रोक सके और बीस्ट गॉड को हरा सके। और हम देखते हैं कि दाओजोन के हेल्प की मदद से फाइनली दाओजोन ने यहाँ पर बीस्ट गॉड को हरा दिया था, लेकिन यहाँ पर इस अटैक के इम्पैक्ट से जो एंशिएंट ज़ूशियन स्वॉर्ड होती है वो दूर छिड़क जाती है और यहाँ पर बाकी के पीक के लीडर्स भी उसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी उस पर ज़ाओफेन की नजर पड़ जाती है, जहाँ पर उसे देखते साथ ही ज़ाओफेन की आंखों में खून उतर आता है और वो उसे देखकर कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त भी मेरे दुश्मन बन चुके हैं, मेरा सब कुछ मुझसे छीन चुका है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसका रास्ता रोकने के लिए रोजी उसके सामने आ जाती है, पर ज़ाओफेन उसे भी पीछे धकेलते हुए ज़ूशियन स्वॉर्ड की तरफ तेजी से बढ़ता है। लेकिन उसी मौके पर यहाँ पर बाकी के लोग भी ज़ाओफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर ज़ाओफेन ने अपने वेपन को उठाकर ज़ूशियन स्वॉर्ड की तरफ चला दिया था। वहीं दूसरी तरफ जितने भी लोग थे वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा ज़ाओफेन के ऊपर तान देते हैं। साथ ही हम यहाँ पर रोजी और बाकी सबको देखते हैं जो कि ज़ाओफेन से कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत कर। लेकिन इससे पहले कि ज़ाओफेन जैसे ही उस पर अपना वार करता कि तभी यहाँ पर एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है जिसके इम्पैक्ट से जितने भी लोग थे वो सभी लोग पीछे छिटकने लगते हैं। यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लावा जैसी एनर्जी जमीन से निकल रही थी। साथ ही ज़ूशियन स्वॉर्ड की एक अलग ही ऑरा यहाँ पे ज़ाओफेन को भी फील होती है। लेकिन हम ज़ाओफेन को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी उस जगह पर टिका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम मास्टर दाओजोन को देखते हैं जहाँ पर फाइनली उसे होश आ जाता है और वो यहाँ पर हाँफना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर हम उसी सोल कास्टर को भी देखते हैं जहाँ पर वो दाओजोन को देखकर कहने लगता है कि अगर मैंने अभी इसे एलिमिनेट नहीं किया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ज़ूशियन स्वॉर्ड अपना कंट्रोल लूज कर रही है और अब बस मुझे इसका काम तमाम करना है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिस जगह पर वो एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पर ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक्स होने लगती है, जिसे देखकर अब सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। इसी दौरान हम रोजी की सीनियर सिस्टर यानी कि उसकी फ्रेंड को देखते हैं जहाँ पर वो रोजी को जाकर चेक करती है और फिर उसे बताती है कि यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं इसलिए हमें निकलना चाहिए। लेकिन रोजी यहाँ पर ज़ाओफेन को ढूंढने लगती है, साथ ही अपने साथियों के बारे में भी पूछती है, जिस पर हम देखते हैं कि दूसरा बंदा बताने लगता है कि अभी अभी जो एक्सप्लोजन यहाँ पर हुआ है उससे हम सभी लोग बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुए हैं। कि तभी हम देखते हैं कि ज़ूशियन स्वॉर्ड हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है और वो अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है, जहाँ पर सभी के सामने ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक का एक बवंडर बनने लगता है, जिसे देखकर अलाइट फोर्स का जो सीनियर डिसाइपल है वो सभी से कहने लगता है कि जल्द से जल्द सभी लोग पीछे हटो। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर इस बवंडर की चपेट में जो आता है वो पूरी तरीके से मारा जाता है। कि तभी अलाइट फोर्स के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग एक पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर देते हैं जिससे इनकी जान बचाती है। लेकिन अगले ही पल हम ज़ाओफेन को देखते हैं जहाँ पर वो ज़ूशियन स्वॉर्ड के सामने होता है और ये स्वॉर्ड अपने 8 फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, जिसके जरिए से यहाँ पर एक पावरफुल अटैक सीधा ज़ाओफेन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर ज़ाओफेन अपने फॉर्मेशन से उसे रोकता है लेकिन वो टूट जाती है और फिर ज़ाओफेन उस अटैक को अपने वेपन से रोकता है। ज़ाओफेन ये देखकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर उसका वेपन उसके अटैक को अब्सॉर्ब कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ाओफेन इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ज़ूशियन स्वॉर्ड के ऊपर अब क्रैक बनने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर दाओजोन को देखते हैं जहाँ पर वो बैठकर हैंड साइन बनाना शुरू कर देता है और वो कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए मैं ज़ाओफेन या फिर मेरी किंग सेक्ट किसी को भी अपने हाथों से बर्बाद होने नहीं दे सकता। कि तभी यहाँ पर जो वो सोल कास्टर भी आ जाता है जो कि आते साथ ही अपने पपेट के जरिए से दाओजोन पर अटैक करने लगता है। कि तभी यहाँ पर बैम्बू पीक का लीडर आकर उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि मेरे रहते तुम मेरे सीनियर ब्रदर और सेक्ट लीडर पर अटैक नहीं कर सकते। इसी दौरान हम मास्टर दाओजोन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पावर की मदद से ज़ूशियन स्वॉर्ड को सप्रेस करने में लग जाता है और कहने लगता है कि तुम किसी की भी यहाँ पर जान नहीं ले सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि सडन चेंजेस को जो ज़ाओफेन है वो भी फील कर लेता है और वो अपनी पावर की मदद से ज़ूशियन स्वॉर्ड की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोल कास्टर को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी पावर का यूज करते हुए कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि 100 साल में तुम्हारी जो कल्टीवेशन लेवल है वो इस हद तक इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि मैंने यही सुना था कि केनियन सेक्ट का जो बैम्बू पीक का जो लीडर है प्रोफाउंड कल्टीवेशन का मास्टर है। आज तुम्हारी ताकत को देखकर मैं समझ गया कि तुम अपने नाम के लायक हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि बैम्बू पीक के
लीडर और इस सोल कास्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने लगते हैं। और बीच बीच में यहाँ पर ये सोल कास्टर कहने लगता है कि अगर तुम किंग सेक्ट के लीडर को मुझे ले जाने दोगे तो तुम्हें नहीं लगता कि ये हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके जाने के बाद तुम डायरेक्टली किंग सेक्ट के नए लीडर बन जाओगे। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हम ज़ेओफेन को देखते हैं जहाँ पर वो अब उस इविल एनर्जी की चपेट में पूरी तरीके से आ चुका था। उसके हाथ पैर भी वो जकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ बैम्बू पीक का जो लीडर है वो अपनी कमाल की फायर टेक्निक का यूज करते हुए उस सोल ईटर को मजाक चखाने लगता है, जो देखकर वो सोल ईटर कहता है कि ठीक है, फिर उम्मीद करता हूँ तुमने आज जिसे अपना टारगेट बनाया है इसे लेकर तुम फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करोगे। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है कि वहीं दूसरी तरफ हम बैम्बू पीक के लीडर को डाउजॉन के पास जाकर देखते हैं और वो उसे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर चिंता मत कीजिए, मेरे रहते यहाँ पर आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी उसे यहाँ पर ज़ेओफेन के प्रेजेंस का एहसास होता है कि तभी यहाँ पर हम ज़ेओफेन को देखते हैं जहाँ पर वो अनकॉन्शियस होकर अब गिरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस सभी लोगों का सिर चकराने लगता है और वो लोग कहने लगते हैं कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। अब हम बाकी के एलाइड डिसाइपल्स को देखते हैं जहाँ पर वो लोग एक फॉर्मेशन को बनाकर बचे कुछ लोगों की हिफाजत करने का फैसला करते हैं और ये लोग इस फॉर्मेशन को बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़ेओफेन की बॉडी अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिरने लगती है, जो देखते साथ ही यहाँ पर जो मास्टर दाओजुआन है वो भी अपनी पूरी जी जान लगाते हैं। लेकिन वो अगले ही पल अपने कॉन्शियसनेस के अंदर ज़ूशियान स्वॉर्ड को देखते हैं, जिसे देखकर वो कहने लगते हैं कि ज़ूशियान स्वॉर्ड असल में किंग यून का फाउंडेशन है। इस दौरान यहाँ पर मास्टर दाओजुआन के सामने अपना ही एक इल्यूजन नजर आता है, जो कि उसे कहने लगता है कि जरा देखो तुमने यहाँ पर कितना कुछ किया, अकेले सब कुछ सहा, ज़ूशियान स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन एंड में सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। तो बताओ क्या तुम यहाँ पर आकर हार मानना चाहते हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर दाओजुआन भी थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एक करके इन सभी का फॉर्मेशन भी अब टूटने लगता है, जिस वजह से इनका डिफेंसिव बैरियर कमजोर पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वापस से मास्टर दाओजुआन के उस इल्यूजन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उससे कहने लगता है कि अगर ये दुनिया छोटी सी कीमत को अदा नहीं कर सकती तो फिर तुम इनके लिए इतना ज्यादा सेक्रीफाइस क्यों करो। इसी के साथ यहाँ पर वो इल्यूजन आगे कहने लगता है कि बताओ आखिर क्यों तुम्हें ही अकेले वो बैक स्लैश झेलना पड़ा, बताओ। अब यहाँ पर उसकी ये सारी सवाल सुनकर हम देखते हैं कि जो दाओजुआन होता है वो खुद से सवाल करने लगता है कि हाँ आखिर मैं ही क्यों सारी जिम्मेदारी अकेले उठाऊं। जिसके बाद वो इल्यूजन आगे कहने लगता है कि बिना ज़ूशियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन के किंगडम सेक्ट का कोई अस्तित्व ही नहीं है और इसे प्रोटेक्ट करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो एक नामुमकिन सी चीज के लिए तुम खुद को सैक्रिफाइस क्यों करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका इल्यूजन उसे बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और काफी हद तक यहाँ पर मास्टर दाओजुआन मैनिपुलेट हो भी जाता है। इसी के साथ वो आगे कहने लगता है कि बिना ज़ूशियान स्वॉर्ड के किंगडम सेक्ट का कोई फ्यूचर है ही नहीं। अगर आज तुम लोग सर्वाइव कर भी जाते हो तो डीमन सेक्ट तुम पर अटैक करेगा और फिर तुम लोगों का सफाया हो जाएगा। बिना ज़ूशियान स्वॉर्ड के तुम लोगों का कोई फ्यूचर है ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर दाओजुआन है वो कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। किंगडम सेक्ट का जो अस्तित्व है वो इसके लोगों पर डिपेंड करता है। जब तक ये लोग राइचस पैथ को फॉलो करते रहेंगे किंगडम सेक्ट का अस्तित्व बना रहेगा, ना कि किसी वेपन पर ये डिपेंड करता है। सुनकर यहाँ पर उनका इविल इल्यूजन कहने लगता है कि ठीक है, फिर मुझे उम्मीद है कि तुम आगे इस बात को लेकर रिग्रेट नहीं करोगे। जिस पर मास्टर दाओजुआन अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने ज़ूशियान स्वॉर्ड को थामा है तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया और ना ही मैं कभी करूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हुए एक दूसरे पर लगातार वार करते जाते हैं। और तभी यहाँ पर वो इविल इल्यूजन उन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जहाँ पर 3 स्वॉर्ड क्लोन्स उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे मास्टर दाओजुआन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर वो इविल इल्यूजन भी उनके पास आ जाता है और उन पर एक के बाद एक अटैक करते हुए उन्हें नीचे पटक देता है और फिर एक फाइनल अटैक करने के लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन मास्टर दाओजुआन उसके स्वॉर्ड को रोकते हुए कहने लगते हैं कि मैंने ज़ूशियान स्वॉर्ड के बैक स्लैश को सहा है, हर एक पेन से मैं गुजरा हूँ, लेकिन मैं फिर भी अंत तक हार नहीं मानूंगा। इसी दौरान हम यहाँ पर एलाइड डिसाइपल्स के ट्रूप्स को देखते हैं, जहाँ पर इन लोगों ने फॉर्मेशन को बनाकर मेंटेन करके रखा हुआ था, लेकिन अब इसमें भी क्रैक्स बनने लगते हैं। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि पूरी तरीके से ये फॉर्मेशन भी टूट जाता है, जिस वजह से ये बैरियर भी चकनाचूर हो जाता है। फ्रंट लाइन पे जितने डिसाइपल्स थे वो सभी लोग एक एक करके इसकी चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर रोजी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड से अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पर अकेली टिकी रहती है और बाकी सबकी हालत ऑलमोस्ट खराब हो चुकी थी। इसी दौरान हम देखते हैं कि रोजी एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए सामने मौजूद उस बड़े से होल के करीब जाने लगती है, जिसके अंदर से ये वो इविल एनर्जी आ रही थी और फिर वो अपने आइस पावर का यूज करते हुए यहाँ पर आइस से एक बड़ी सी वॉल बनाना शुरू कर देती है। लेकिन इसमें उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी, जिस वजह से रोजी भी अब
कमजोर पड़ने लगती है और फिर वो अपने मन में कहती है कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे सबको बचाना होगा और इसे हर हाल में यहाँ पर रोकना होगा। पर अगले ही पल वो लड़खड़ा के जमीन पे गिर जाती है, जो देखकर उसकी सीनियर सिस्टर उसे कहती है कि रोजी वहाँ पर मत जाओ, बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन हम देखते हैं कि रोजी फिर भी हार नहीं मानती और वो अपनी पावर का यूज करते हुए लगातार यहाँ पर आइस वॉल्स को क्रिएट करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारी इविल एनर्जीज उसकी बॉडी से भी टकरा रही थी, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी है वो और ज्यादा ड्रेन होने लगती है। जिसके बाद रोजी हैंड साइन बनाती है और यहाँ पर एक डिफेंसिव सील को क्रिएट करती है, जिसके जरिए से वो यहाँ पर एक बैरियर को बनाने लगती है और फिर अगले ही पल वो एंशिएंट स्क्रॉल के एक सीक्रेट मेथड का यूज करती है और फिर अपनी तलवार को थामते हुए कहने लगती है कि मुझे हर हाल में आज यहाँ पर जीतना ही होगा, मुझे इसे रोकना ही होगा। और फिर वो तेजी से जैसे ही आगे बढ़ती है उसे उस एविल एनर्जी के उस पार ज़ूशियन स्वॉर्ड नजर आता है, जो देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और कहने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर एविल एनर्जी के बीच में ज़ाओ फेन को देखती है, जहाँ पर उस एविल एनर्जी ने पूरी तरीके से उसे अपने अंदर घेर लिया था और उसे ट्रैप करके रखा था, जो देखकर रोजी से रहा नहीं जाता और फिर वो जोर से ज़ाओ फेन को आवाज देती है और कहने लगती है कि प्लीज उठ जाओ। लेकिन उसके पुकारने पर भी ज़ाओ फेन कोई भी आवाज नहीं देता और ना ही कोई जवाब देता है, जो देखकर रोजी को और ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो और ज्यादा अपसेट हो जाती है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती है, वो जानती है कि उसे आज हर हाल में ये काम करना होगा और भले ही अगर इसके लिए उसे ज़ाओ फेन से अपने सारे रिश्ते तोड़ने पड़े तो उसे वो तोड़ना भी होगा। यहाँ पर रोजी तेजी से अपने स्वॉर्ड को थामे हुए ज़ाओ फेन की तरफ बढ़ने लगती है और फिर एक आखिरी बार चिल्लाती हुए कहती है, ज़ाओ फेन तुम्हें हर हाल में होश में आना होगा। इसी के साथ रोजी अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उस इविल एनर्जी के जितने भी लेयर्स थे उन्हें पेनिट्रेट करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी और एक के बाद एक हर एक लेयर को वो तोड़ते हुए आगे जा रही थी। और जैसे जैसे वो एक एक लेयर्स को तोड़ती हुई जाती है तो उसे ज़ाओ फेन और उसकी बिताई हुई हर एक छोटी बड़ी मेमोरीज याद आती हैं, जो कि अब पूरी तरीके से टूटने लगती है और जिन्हें याद करके रोजी यहाँ पर और ज्यादा अपसेट हो जाती है। लेकिन न चाहते हुए भी उसे आज ये काम करना होगा, जिसके बाद वो और तेजी से आगे बढ़ती है और साथ ही उस पल को भी याद करती है जब रोजी को आइसोलेट करके रखा गया था। लेकिन तब यहाँ पर ज़ाओ फेन अपने दिल की आवाज को सुनकर उसे फॉलो करता हुआ यहाँ तक उसे लेने के लिए आ गया था। यहाँ पर उस आखिरी लम्हे को याद करके रोजी और ज्यादा कमजोर हो जाती है और कहने लगती है कि ज़ाओ फेन तुम ऐसे नहीं मर सकते, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती। पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजी के हाथ ढीले पड़ने लगते हैं, उसकी ग्रिप भी यहाँ पर ढीली पड़ जाती है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाता है और रोजी अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिरने लगती है। कि तभी हम देखते हैं कि जैसे जैसे रोजी दूर जाती है तभी रोजी का वो सीक्रेट मेथड यहाँ पर वर्ड्स के रूप में सीधा ज़ाओ फेन के करीब जाने लगता है और उसके फोरहेड के जरिए से उसके बॉडी में एंटर हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर ज़ाओ फेन की बॉडी में हलचल होने लगती है और यहाँ पर जो बवंडर इविल एनर्जी का ज़ाओ फेन के चारों ओर से उसे कवर किए हुए था, अचानक से वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और सारी की सारी इविल एनर्जी वहाँ से गायब होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस इम्पैक्ट से रोजी दूर फेंक दी जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ ही आकर उसे कैच कर लेते हैं। इसी दौरान हम ज़ाओ फेन को देखते हैं, जहाँ पर उसके बॉडी में अब रोजी की थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी जा चुकी थी, जिसके साथ ही अगले ही पल हम सी ऑफ कॉन्शियसनेस में ज़ाओ फेन को देखते हैं, जहाँ पर उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक हल्की सी हलचल होती है और यहाँ पर रोजी की उस टेक्निक की वजह से ज़ाओ फेन के कॉन्शियसनेस में उसे इतना पावर फील होता है कि उसके हाथ पैर लगी वो सारी चेन्स भी टूट जाती हैं, साथ ही उसकी आंखें भी खुल जाती हैं और अब उसे होश आ जाता है और अब ज़ाओ फेन अपने आसपास अच्छाई की ताकत को फील कर पा रहा था। साथ ही यहाँ पर ज़ाओ फेन के पास जो उस नाइन टेल फॉक्स का दिया हुआ स्टोन था वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ये पूरा का पूरा जो इविल एनर्जी से वर्ल्ड था जिसने की ज़ाओ फेन को यहाँ पर ट्रैप करके रखा था, अचानक से वो कोलैप्स करने लगता है। साथ ही अब ज़ाओ फेन का वेपन भी आजाद हो जाता है और फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर अब ज़ाओ फेन के आसपास जितने भी इविल एनर्जीज ने उसे पकड़ के रखा था अचानक से वो सभी गायब हो जाती हैं और ज़ाओ फेन के आसपास राइचियस पैथ के कुछ फॉर्मेशन बनने लगते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट करते हैं और अगले ही पल ज़ाओ फेन अपनी आंखें खोलता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ज़ाओ फेन अपने तीनों टाइप की एनर्जीज का यूज करना शुरू कर देता है। फिर कहने लगता है कि ना ही मैं अच्छाई के लिए और ना ही बुराई के लिए, ना ही मैं किसी एक्शन के लिए या फिर किसी रिएक्शन के लिए। ये कहते साथ ही ज़ाओ फेन अपना हाथ हवा में उठा लेता है और यहाँ पर किंगियन सेक्ट, तियानियन टेम्पल और डीमन सेक्ट, यहाँ पर इनके तीनों के पैथ्स को वो एक साथ एक होने का ऑर्डर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ज़ाओ फेन के आसपास जो तीनों पैथ्स के जो पावर्स हैं जिन्हें कि इसने कल्टीवेट किया है उनकी एनर्जी से एक फॉर्मेशन बनने लगता है। साथ ही यहाँ पर ज़ाओ फेन मिडिल में खड़ा होकर उन्हें यहाँ पर गाइड करते हुए उन्हें आपस में कंबाइन करता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि बिना किसी रुकावट के साथ
साथ पहली बार तीनों ही पैथ की ये टेक्निक्स आपस में फ्यूज होकर यहाँ पर 3 जायंट हैंड्स को क्रिएट करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर डिमोनिक सेक्ट का वो एविल हैंड तेजी से जाकर ज़ियाओ फैन के उस राइट से वेपन को होल्ड करती है। वहीं दूसरी तरफ ज़ियाओ फैन भी पूरी तरीके से अटैक करने के लिए रेडी था और उसके आसपास यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसने कि ज़ियाओ फैन को प्रोटेक्ट करके रखा था। और अगले ही पर ज़ियाओ फैन अपने वेपन को थामते हुए तेजी से ज़ू शियान स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका जो जायंट हैंड था वो भी उस बड़े से वेपन को पकड़ते हुए उसे फॉलो करता है। और जैसे ही ज़ियाओ फैन ठीक ठाक दूरी पर पहुंच जाता है और उससे बस थोड़ी ही दूर पर ज़ू शियान स्वॉर्ड मौजूद था, तो वो घुमा के एक जोरदार अटैक सीधा ज़ू शियान स्वॉर्ड पर कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओ फैन के उस अटैक से इतनी पावरफुल एनर्जीज निकलती है कि यहाँ पर जो इविल एनर्जी जो कि ज़ियाओ फैन को वापस से कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ती है, ज़ियाओ फैन का वो अटैक यहाँ इन एनर्जीज को काटते हुए तेजी से ज़ू शियान स्वॉर्ड की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पर तीनों पैथ का ये कंबाइंड अटैक दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है, जिनके बीच में ज़ियाओ फैन एक बहुत ही कूल पोज के साथ खड़ा था। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी जैसे ही ज़ू शियान स्वॉर्ड से टकराती है तो यहाँ पर उसके बीच में एक क्रैक बनने लगता है। और यहाँ पर तीनों पैथ का ये कंबाइंड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि 1 सेकंड में ही यहाँ पर ज़ू शियान स्वॉर्ड बीच से टूट जाता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन अगले ही पर यहाँ पर काला धुआं छाने लगता है और चारों तरफ यहाँ पर सभी लोग ये नजारा देखकर दंग रह जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो लोग बहुत ही हैरानी के साथ ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर रोजी की सीनियर सिस्टर को भी देखते हैं, जहाँ पर उनकी गोद में रोजी भी अनकॉन्शियस होकर पड़ी थी। जिसके बाद सभी लोग ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन का मलबा इन्हें नजर आता है। लेकिन अगले ही पल इस काले धुएं के सेकंड्स बाद ही यहाँ पर इतनी पावरफुल और खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि सेकंड्स में ही यहाँ का पूरा नजारा बदल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और अगले ही पल हम यहाँ पर ज़ू शियान स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कि बिल्कुल शांत हो चुका था, जिसे देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। कि तभी यहाँ पर हम ज़ू शियान स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कि तेजी से जमीन पे जा गिरती है और सभी लोग उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ का जो एल्डर होता है वो सभी लोगों को रोक देता है और कहने लगता है कि कोई भी यहाँ पर मेरी परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ का नजारा देखकर वो भी हैरान थे और ज़ू शियान स्वॉर्ड को देखकर कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो डिवाइन स्पिरिट है वो पूरी तरीके से अवेकन हो चुकी है। जो भी डिमोनिक डार्क एनर्जी थी वो इस स्वॉर्ड के अंदर ही अब सील हो चुकी है। यहाँ पर सभी लोग खुश हो रहे थे कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से ज़ू शियान स्वॉर्ड के ऊपर क्रैक बनने लगता है और सेकंड्स में ही ज़ू शियान स्वॉर्ड के यहाँ पे 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। यहाँ पर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ पर उनमें से कहने लगता है कि ज़ू शियान स्वॉर्ड, जिसने की हजारों सालों से किंगडम सेक्ट को प्रोटेक्ट करके रखा था, वो आज टूट चुकी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।